एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सब बढ़िया हो, बहुत मस्त हो, जबरदस्त हो, मजे में हो। कोई भी स्ट्रेस परेशानी कुछ भी आप लोगों को नहीं सता रही है, ना ही परेशान कर रही है। आज हम फिर से मिले हैं एक वन शॉट वीडियो के साथ, जहां आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर की। आज की इस वन शॉट क्लास में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई डिजास्टर होता क्या है ना? भाई किसे कहते हैं हम डिजास्टर? क्या कोई डिजास्टर हमें बता के आता है कि रुको राइजर गैंग मैं आ रहा हूं 10 दिन बाद मिलूंगा? तो क्या कोई डिजास्टर हमें ऐसे इंफॉर्मेशन देता है या वो सडनली आ जाता है? और डिजास्टर आता है तो आता है, पर वो कितने टाइप को अपने साथ लेके जाता है? तो मतलब कि भाई कितने टाइप्स हैं, फिर वो क्या इफेक्ट्स डालता है, उसके भाई क्या क्या कॉजेज हैं, है ना? क्या क्या भाई इम्पैक्ट हम पे पड़ जाता है, नेचुरल है, मैनमेड है, क्या कोई हाइब्रिड डिजास्टर भी है? तो बेसिकली आज भाई ऐसा समझ लो कि डिजास्टर एक इंसान है और उसके बारे में हमें सारी चीजें पढ़नी है, पूरी कुंडली निकालनी है उसकी। ठीक है, तो भाई आप लोग एकदम भाई बैठ जाओ अपना दिल थाम के। क्यों? क्योंकि आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम पूरा पढ़ लेंगे कि भाई डिजास्टर क्या है और डिजास्टर से रिलेटेड पूरी स्टोरी, कि भाई जब भी कोई सिचुएशन आ जाती है तो गवर्नमेंट कैसे हैंडल करे, कॉमन मैन का क्या भाई कॉमन मैन को क्या क्या करने चाहिए, उनके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किस तरीके से गवर्नमेंट को रोल इसमें प्ले करना चाहिए। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम इन सारी बातों को कवर करेंगे, बहुत ही ज्यादा मजे में, बहुत ही ज्यादा आराम से। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई व्हाट इज डिजास्टर। डिजास्टर क्या है? सडन एक्सीडेंट इवेंट ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड। यार सिंपल सी बात है, सडनली कोई इवेंट हो जाना। कैसा इवेंट मैम? डांस गाना? नहीं, सडनली बेटा किसी भी ग्रेट मैग्नीट्यूड पे कोई भी एक्सीडेंटल इवेंट, सडनली हमारी अर्थ जो है वो शेक करने लग जाए, सडनली सुनामी का आ जाना, तो ये सब क्या है? ये है बेटा डिजास्टर। इसे हम कहते हैं डिजास्टर। जब भी कोई भी डिजास्टर आता है ना, तो बेटा वो अपने साथ बहुत सारा नुकसान और तबाही लेके आता है। यानी कि डिजास्टर कैसा भी हो, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये तो पक्का होगा। ठीक है, तो बहुत लोगों की बेटा इसमें जान जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। भाई ये डिजास्टर ह्यूमन मेड भी हो सकता है और नेचुरल फैक्टर से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है हर बार अर्थक्वेक ही आ रहा है, कभी कभी किसी फैक्ट्री में भी आग लग जाती है। तो मतलब कि सिंपल सी एक बात है, क्या बात है कि भाई नेचुरल भी होगा और मैन मेड भी होगा। कभी कभी हम भी कर देते हैं भाई, हमसे भी कोई गलतियां हो जाती है जिससे एक बड़ा डिजास्टर बन जाता है, और कभी कभी नेचुरल फैक्टर से भी डिजास्टर आता है। तो बेसिकली हम भी इसे बुलाते हैं और नेचर भी इसे बुलाता है। ठीक है, बट ये जब भी आता है ये बहुत सारा लॉस लेके आता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जब ये आता है ना बेटा, तो ये किसी भी सोसाइटी और उस या कम्युनिटी सबके फंक्शन को हिला देता है, पूरी की पूरी क्या मचा देता है, पूरी की पूरी तबाही मचा देता है। ठीक है, डिजास्टर के आने पे कोई भी फंक्शन यानी कि कोई भी सोसाइटी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती, अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिजास्टर। व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर? सडन एक्सीडेंटल इवेंट ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिजास्टर, जो अपने साथ बहुत सारा लॉस लेके आता है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, नेचुरल नेचर भी करता है भाई, और मैन मेड हमारी गलतियों से भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? अगर मैं टेररिज्म की बात करूं तो क्या टेररिज्म एक डिजास्टर है? बिल्कुल है, बट कौन सा है? क्या वो नेचुरल है? नहीं, वो एक ह्यूमन मेड, मैन मेड डिजास्टर है, जो लोग जानबूझ के अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है भाई, अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो क्या जमीन को हिलाना हमारे बस के कि हम आ गए हम हिलाएंगे जमीन को? नहीं नहीं, वो नेचर करता है। ठीक है, वो नेचर करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कि भाई ये एक नेचुरल डिजास्टर है। चलो, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि डिजास्टर क्या है। सिंपल सी जो चीज मैंने यहाँ पर अभी बोली है वही चीज यहाँ पर लिखी भी है, सडन एंड एक्सीडेंटल इवेंट। ठीक है, हेवी लॉस होता है, बहुत सारी डैमेज होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, ह्यूमन लाइफ का नुकसान हो सकता है, मटेरियल का नुकसान हो सकता है, इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो सकता है। इसके अलावा ये नेचुरल नेचर के हिसाब से भी हो सकता है और ह्यूमन के अकॉर्डिंगली भी हो सकता है। मैंने आपको दोनों ही बताया कि भैया डिजास्टर का ओरिजिन ह्यूमन की साइड से हुआ है या नेचर की साइड से हुआ है, ये भी डिजास्टर ही कहलाएगा, ये भी हमें डिजास्टर में ही पता चलेगा। ठीक है, दोनों तरफ से हो सकता है वो। आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ डिजास्टर। भाई डिजास्टर के कॉजेज क्या है? भाई जो ये रैपिडली एकदम अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन चल रही है, हमें देखने को मिल रही है,
ठीक है, हमें देखने को मिल रही है ना इतनी ज़्यादा रैपिडली हम जो ये पेड़ों को काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, तो इससे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, तो नेचर भी तो अपना काम दिखाएगा। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है, ये भी एक रीज़न है आपका। ठीक है, इसके अलावा मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भाई अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करके नहीं चलेंगे, एकदम उसका मिसयूज करते जाएंगे तो कभी तो नेचर दिखाएगा ना अपनी ताकत को, अपनी पावर को, कि नेचर क्या कर सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा फॉल्टी एंड पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। भाई कई बिल्डिंग्स बेटा उनका जो कंस्ट्रक्शन है या वो कुछ इतने गंदे मटेरियल से बनाई जाती हैं कि अगर हल्का सा भी अर्थक्वेक आता है या मतलब वो कभी कभी खुद भी गिर जाती हैं। ठीक है, तो कभी कभी पुअर एंड फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से भी बिल्डिंग का कोलैप्स हो जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है। इसके अलावा मेजर फायर इंसिडेंट्स। भाई आग लगाना, आग वो नहीं जो समझ गए, आग वो नहीं होती जो घर में हम एक दूसरे पे लगा देते हैं। मेजर फायर इंसिडेंट मतलब कभी भी पब्लिक प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल, मॉल, सिनेमा हॉल, कभी कभी घर में भी हमारे छोटे से इंसिडेंट की वजह से आग लग जाती है। ठीक है, तो उसे मेजर फायर इंसिडेंट्स को भी हम मान के चलते हैं कि भाई ये भी क्या है, कॉज है इसका, एक डिजास्टर का। कभी कभी हम इग्नोरेंस में भाई माचिस जलाई ऐसी फेंक दी, आगे चले गए, तो अब वो छोटी सी चिंगारी से भी आग लग सकती है। समझ रहे हो? तो ये सारे क्या है, ये सारे कॉजेज हैं। टेररिज्म आ गया अब मेन तो। भाई मैंने आपको बताया भी, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स। भाई जो ये बॉम्ब्स हम नहीं, मतलब कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, अब ऊपर से पेड़ तो आता नहीं है, नेचर तो आता नहीं है कि भैया हमें बॉम्ब डालना है, नहीं। जो ये बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है, जो ये टेररिज्म आजकल इतना बढ़ रहा है, ये ह्यूमन बीइंग्स ही कर रहे हैं। तो जो ये टेररिज्म से जो ये लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड डैमेजेस हमें देखने को मिलते हैं बेटा, ये ह्यूमन बीइंग करता है। तो ये ह्यूमन मेड डिजास्टर हो गया। क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस पर बॉम्ब का एक्सप्लोजन कर देना, जिससे लाखों लोगों की डेथ होती है, लॉस ऑफ लाइफ और बहुत सारा डैमेज होता है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन मेड है। ये वाला डिजास्टर जो हम करेंगे इसका ओरिजिन ह्यूमन से हुआ है। ठीक है, और बेटा न्यूक्लियर वेपन हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन या फिर गैस लीकेज वगैरह। अब भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुई थी वो गैस लीकेज की वजह से ही तो हुई थी ना, है ना। गैस लीकेज, भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुई थी वो गैस लीकेज की वजह से ही तो हुई थी, तो ये चीज़ है बेटा। या फिर रेल रोड इंसिडेंट्स, जो ये रेल रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, सिंपल सी बात है, गाड़ी स्पीड में आ रही, हम भी अपनी गाड़ी, हमारी गाड़ी क्या फरारी से कम है तो हम भी भगाएंगे, जिसकी वजह से बेटा रोज रोड्स पे हमें एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ह्यूमन के फॉल्ट की वजह से होते हैं। तो ये वाला, इसमें भी काफ़ी लोग मरते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ डिजास्टर है। बट ये मैन मेड है, ये ह्यूमन मेड है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी वजह से भी और नेचुरल तरीके से भी डिजास्टर आते ही हैं, ओरिजिन दोनों तरफ से भी होता है। आई होप यहाँ तक आपको डिजास्टर क्या है, कॉजेस क्या है डिजास्टर के, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं इफेक्ट। भाई इफेक्ट सिंपल सी बात है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये कहीं पे भी लिखा हो यही चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भैया जान का नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी का लॉस होता है, बहुत सारी चीज़ें डैमेज होती हैं, है ना, बहुत सारी बर्बादी होती है। तो यही इफेक्ट है डिजास्टर का। डिजास्टर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं लाता, डिजास्टर यही लाता है कि लाखों लोगों को मारूंगा, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी ले जाऊंगा, बहुत सारी चीज़ों को डैमेज कर दूंगा, ये हूं मैं डिजास्टर, इसे कहते हैं डिजास्टर। ठीक है, तो इसका इफेक्ट यही होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिजास्टर। सिंपल सी एक बात है भाई, सबके टाइप से तो मेरे क्यों ना हो, मैं क्यों ना चेहरा दिखाऊं, मैं क्यों ना रंग दिखाऊं। तो इस पे एंट्री लेते हैं हमारे डिजास्टर। कहते हैं मैं दिखाऊंगा, मेरे को दिखाना है। तो क्या है ये टाइप ऑफ डिजास्टर? भाई ये नेचुरल भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं, हाइब्रिड भी होते हैं और फायर हजार्ड्स भी होते हैं। नेचुरल में क्या आ गया, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइडिंग, फ्लड, ड्रॉथ, ये सब क्या है, ये सब है आपका नेचुरल डिजास्टर। वहीं अगर मैं मैन मेड डिजास्टर की बात करूं तो ये न्यूक्लियर या टेररिज्म या गैस लीकेज, केमिकल एक्सप्लोजन, ये सारी चीजें आ जाएंगी मैन मेड में। रेल इंसिडेंट, रोडवे एक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें डन। हाइब्रिड डिजास्टर वो होते हैं बेटा जो नेचुरल और मैन मेड दोनों मिक्स होता है। ठीक है, जो दोनों की तरफ से होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड डिजास्टर। फिर फायर हजार्ड, भाई जंगलों में आग लग गई, फॉरेस्ट फायर, हमारी गलती से लग गई, भाई गलती से ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बिल्डिंग्स में आग लग गई, छोटे से स्पार्क की वजह से आग लग गई, तो उसे हम कहते हैं फायर हजार्ड। तो ये सारे क्या है, ये है बेटा टाइप ऑफ डिजास्टर। बेसिकली बहुत सारी जगह सिर्फ नेचुरल और मैनमेड ही पढ़ाते हैं, पर आपकी बुक में ये चारों थे तो मैं इन चारों को ही लेकर आई हूँ। नेचुरल में आपको पता है अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, लैंडस्लाइडिंग, फ्लड, ड्रॉथ, सब आएगा। मैन मेड में भी मैंने आपको बता दिया, गैस लीकेज, एरोप्लेन क्रैश, एक्सीडेंट्स वगैरह,
है ना, गैस लीकेज, न्यूक्लियर बॉम्ब, टेररिज्म, ये सब मैनमेड में आएगा। हाइब्रिड में जो दोनों को मिलाकर हो, जिसमें थोड़ा सा नेचर का इफेक्ट हो, थोड़ा सा मैनमेड इंसिडेंट का इफेक्ट हो, उसे हम कहेंगे हाइब्रिड डिजास्टर। और फिर फायर हजार्ड्स। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा ये नेचुरल डिजास्टर को सबसे पहले हमें पढ़ना है। इसमें मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या नेचुरल डिजास्टर है, कौन कौन से होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं बिना किसी दिक्कत के। टाइप ऑफ डिजास्टर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले नेचुरल डिजास्टर को। हालांकि तीन कैटेगरीज है भाई, नेचुरल, मैन मेड और हाइब्रिड डिजास्टर। बट सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ नेचुरल डिजास्टर के बारे में। ऐसे डिजास्टर दैट अकर ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, भाई जिन्हें नेचर लेके आता है, जो नेचुरली ओरिजिन होता है जिनका, ठीक है, जो नेचुरली अकर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बेटा नेचुरल डिजास्टर। और जो हम इंसान ने, मैन हैज हार्डली एनी कंट्रोल ओवर दैम, हमारे बस की नहीं है उसको रोकना। क्या भूकंप आ रहा है, आप रोक लोगे इस भूकंप को? जाके हम जमीन पे लेट जाते हैं मैम, हम भूकंप को रोक लेंगे। वहीं बिल्डिंग गिरेगी बेटा, उसी बिल्डिंग के जो बिल्डिंग का जो मलबा होगा ना, जो बिल्डिंग के टुकड़े होंगे, उसी के नीचे दब जाओगे, समझ रहे हो? तो हम नहीं रोक सकते। कभी कभी जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उन्हें कंट्रोल करना हम लोगों के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए बेटा काफ़ी ज़्यादा टफ है। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है कि भाई क्या है नेचुरल डिजास्टर, तो आपको हार्डली 2 लाइन्स में लिख देना है, द डिजास्टर दैट अकर्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। और इंसानों का इन्हें रोक पाना मुश्किल होता है। नेचुरल डिजास्टर कब होते हैं? जब भाई इन्वायरमेंट का जो बैलेंस होता है, हम ह्यूमन बीइंग से उसे डिसरप्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, तो तभी होता है बेटा नेचुरल डिजास्टर। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स ह्यूमन एक्टिविटीज प्ले अ वाइटल रोल इन द फ्रीक्वेंसी। भाई ऑब्वियसली बात है, जो भी डिजास्टर हो रहे हैं, ठीक है, वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है बेटा कि यूं ही आ रहा है, यूं ही बेटा फ्लड आ रही है, यूं ही सारी चीज़ें हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि आजकल हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतना अर्बनाइजेशन पर ध्यान दे रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को, हम अपने इन्वायरमेंट को बेटा इतना मिसयूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी कई बार क्या होता है बेटा, डिजास्टर आते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें समझना जरूरी है कि नेचुरल डिजास्टर के भाई कॉजेस क्या है, क्या क्या हम भाई तरीके अपना सकते हैं जिससे हम नेचुरल डिजास्टर जब आए तो उससे बच सके। नॉट ऑल नेचुरल डिजास्टर कैन बी प्रिवेंटेड, भाई सारे नेचुरल डिजास्टर से तो बचा नहीं जा सकता, बट क्योंकि भाई हर एक नेचुरल डिजास्टर के अपने फैक्टर और अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, तो उस हिसाब से देखते हैं। चलो, काइंड्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। भाई अगर हम नेचुरल डिजास्टर के भी टाइप में जाएं तो आपको पता है अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लैश फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, साइक्लोन्स, फ्लड, ड्रॉथ, है ना, ये सब क्या है? ये सब बेटा आपके नेचुरल डिजास्टर है। ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, या आप कह सकते हो काइंड्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लैश फ्लड नेचर ही लेकर आता है। वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी अपने आप फूटते हैं, ऐसा तो नहीं आप जाके ज्वालामुखी का जो माउथ है वहां पर जाके आग डाल देते हो अंदर, वो अपने आप ही, तो जब लावा बहुत ज़्यादा, जो वो मिग्मा है, काफ़ी ज़्यादा हीट जब वो लेके आता है तो वो एकदम से इरप्ट होता है, ठीक है। तो वो आपकी बस की तो नहीं है, ठीक है। साइक्लोन आप तो नहीं ला सकते, राइट। तो भाई क्या है जो ये नेचुरल डिजास्टर है, इसमें ये सारे टाइप है बेटा आपके। डन, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा सुनामी को। सबसे पहले किसे पढ़ना है? सुनामी को। सुनामी बेटा एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हार्बर वेव्स। एक ऐसी वेव्स जो कि जिनकी जो वेवलेंथ होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए आती है। फ्लड में आप देखोगे भाई पानी बढ़ता है, राइट। वेव्स इतनी बड़ी हो या ना हो, लेकिन फ्लड जो आती है पानी हमारे इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, राइट। वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं होती। अगर मैं सुनामी की बात करूं तो सुनामी की वेवलेंथ बेटा, सुनामी की जो वेवलेंथ होती है बेटा वो बहुत ज़्यादा, हजारों मीटर तक ये लेंथ जाती है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है, या मैं यहाँ बनाती हूँ, हजारों मीटर्स तक ये वेवलेंथ जाती है। ये बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है हार्बर वेव्स, ठीक है। ये जो सीरीज होती है इन लहरों की, जो ये वेव्स की बेटा, ये 1000 मीटर तक ट्रेवल करती है। तो सोचो, मान लो यहाँ आइए, इस प्लेस पर आइए जहाँ मैं खड़ी हूँ, और यहाँ से 1000 मीटर पे जो इंसान है उसको भी ये नुकसान पहुँचा रही है, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ काफ़ी बड़ी होती है। हालांकि सुनामी बेटा
Tsunami are generated by impulsive displacement of the seabed, landsliding, underwater and volcanic activity। कभी कहीं पे कोई volcanic activity हो जाए या जो सी वाटर है यानी कि समुद्र के अंदर बेटा अगर लैंडस्लाइडिंग हो जाए तब ये सुनामी जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, या फिर अर्थक्वेक की वजह से भी सुनामी आ जाती है। क्योंकि सबसे पहले जब अर्थक्वेक आता है ना तो वो बेटा सी को पता चलता है। ओशियनिक क्रस्ट पढ़ा होगा ना 6-7 में, ओशियनिक क्रस्ट है ना, नॉर्मल क्रस्ट पड़ा है ना, ये तो जो ओशियनिक क्रस्ट है वहां सबसे पहले पता चलता है, सी लेवल पे सबसे पहले पता चलता है, जिसकी वजह से पानी बहुत शेक करता है। तो अगर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा बड़े उस पे आया है, बड़े पैमाने पर आया है, अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज्यादा हाई आया है, तो अर्थक्वेक की वजह से भी सुनामी आ सकती है। बट याद रखो सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है हार्बर वेव्स, ठीक है। इसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अब सुनामी की अगर मैं हाइट की बात करूं बेटा तो ये 1 मीटर से 30 मीटर की हाइट रखती है। लास्ट सुनामी बेटा इंडिया में 26 दिसंबर 2004 में आई थी, जब करीब करीब 12 कंट्रीज में इसका इफेक्ट देखने को मिला था, ठीक है। उस टाइम 2,27,000 पीपल जो हैं उनकी डेथ हुई थी। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी 10,000 लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई थी, ठीक है भाई। लास्ट 26 दिसंबर 2004 में इंडिया ने इम्पैक्ट देखा था सुनामी का, जब 12 कंट्रीज में इसका जो आप कह सकते हो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिला, जहां सबकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा था। अकेले इंडिया से ये बेटा 10,000 लोग जो हैं वो मारे गए थे। तो ये क्या है, ये सुनामी है, देख सकते हो इस तरीके से ये करती है। देखो क्या मतलब क्या इसने हाल मचाया हुआ है, ये है सुनामी। आप देखो ध्यान से देखो, इसे कहते हैं सुनामी। ये कुछ सुनामी के पिक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, देखो आप, ठीक है। सुनामी के बाद अब आता है बेटा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, वाइब्रेशन है अर्थ की सरफेस पे। सबको पता है कि जो अर्थ के अंदर, मैम हमने बचपन से सुना है, अर्थ के अंदर जो वो प्लेट्स हैं जब वो मूव कर रही है, मूव करते करते जब वो आपस में टकरा जाती हैं, उसके बाद जो अर्थ पे वाइब्रेशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस दैट फॉलो अ रिलीज ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ क्रस्ट, दे हैपन अलोंग द फॉल्ट लाइन्स। अब देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर अभी 2-3 नए वर्ड आएंगे, वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। चलो, अगर हमें अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को जानना है कि कितना बड़ा अर्थक्वेक है तो भाई हम रिक्टर स्केल का यूज़ करते हैं। एक अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट थे चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रिक्टर स्केल बना है, ठीक है। उन्होंने ही इस रिक्टर स्केल को बेटा क्या किया था, इन्वेंट किया था। और अगर आपको जानना है कि कितना भूकंप आया, भूकंप को मेज़र करना है आपको या भूकंप की इंटेंसिटी को जानना है, तो आप इस रिक्टर स्केल का यूज़ कर लोगे, तब आपको पता चलेगा कि भैया कितना हाई भूकंप आया है, ठीक है। The powerful vibration or tremors felt during an earthquake are called seismic waves. These waves travel outward in all direction। भाई हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। सुनामी इज वन ऑफ द मोस्ट, हाँ भाई मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक का बहुत बड़ा इफेक्ट क्या होता है बेटा, सुनामी होता है, ठीक है। ये देखो अर्थक्वेक में कितनी बेकार कंडीशन हो जाती है, आप देख सकते हो क्या कंडीशन होती है अर्थक्वेक में, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे। मान लो ये यहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ है, इस पॉइंट से अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ है। हालांकि इसमें इतना डीप पढ़ना नहीं है बट आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। यहां से ओरिजिन हुआ है अर्थक्वेक का। भाई इसके ऊपर होता है बेटा आपका एपिसेंटर, जहां पर पड़ता है सबसे ज्यादा इंपैक्ट, ये होता है एपिसेंटर। जिस पॉइंट से भूकंप शुरू हुआ है उसके सीधा ऊपर जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर, जहां पर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और जिन वेव्स की हम बात कर रहे थे, जो हम वाइब्रेशन की बात कर रहे थे, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से धीरे 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 फिर धीरे धीरे करके इस तरीके से ये फैलता जाता है, ठीक है। ये वाइब्रेशन इस तरीके से ये वेव्स जो है बनती जाती है, ये होती हैं आपकी फॉल्टी लाइंस, इन्हें हम कहते हैं फॉल्टी लाइंस, ठीक है। होता है फोकस। तो मेनली यहाँ पर अभी आपको इतना डीप जानने की जरूरत नहीं है, बस आगे एक वर्ड आने वाला है एपिसेंटर, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। ये आप देख सकते हो इस तरीके से भूकंप में नुकसान होता है, रोड टूट जाती है, लैंडस्लाइडिंग की कंडीशन हो जाती है, इससे सुनामी भी आ जाती है, ठीक है। अगर भूकंप की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो तो इसका एक इम्पैक्ट ये होता है कि ये सुनामी को भी अपने साथ ले आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ लिया।
अब अगर मैं बात करूं अर्थक्वेक के एक एग्जाम्पल की, तो 21 मार्च 2023 में, जस्ट अ मिनट बेटा, 21 मार्च 2023 में बेटा एक अर्थक्वेक आता है अफगानिस्तान के बदाख्शान में। ठीक है, अफगानिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आता है ये। अगर मैं उसकी इंटेंसिटी की बात करूं तो वो 6.5 मेजर किया जाता है भाई, समझ रहे हो आप, कहाँ पे, रिक्टर स्केल पे, और ये बहुत हाई है, 6.5 कम नहीं है। इसका एपिसेंटर 40 किलोमीटर पे था साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इसके कुछ भाई वाइब्रेशन हमें दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के अदर पार्ट्स में भी कुछ सेकंड के लिए देखने को मिले। मैंने आपको बोला है कि जितनी लंबी वाइब्रेशन जाएगी, जितना दूर एपिसेंटर से वाइब्रेशन जाएगी वहां तक इसका इम्पैक्ट मिलेगा। तो सोचो, अफगानिस्तान के एक प्रोविंस में 6.5 का भूकंप आया, उसकी इंटेंसिटी को मेजर किया गया 6.5, और वो उसके जो झटके हैं हमें दिल्ली के आसपास के, यानी कि नॉर्थ इंडिया के आसपास के पार्ट्स में भी कुछ सेकंड के लिए हमें फील हुआ कि भूकंप आया है। और अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2023 की ये बात है। चलो, इसके अलावा अभी हमें पढ़ना टोहोकू अर्थक्वेक एंड सुनामी। देखो, फ्राइडे का दिन था, 11 मार्च 2011 की बात है। ठीक है भाई, रिक्टर स्केल पे अगर मैं बात करूं तो ओशिका पेनिनसुला में भाई 9.0 रिक्टर स्केल पे, आप 9 पॉइंट समझ रहे हो, 9। जब 6.5 में इतना ज़्यादा है, जब 6.5 में इतना ज़्यादा है, तो आप खुद ये चीज़ समझो कि भाई 9 पे क्या होगा, है ना। तो रिक्टर स्केल पे उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मेज़र किया जाता है। ठीक है, रिक्टर स्केल पे उसे मेज़र किया गया कि कितना ज़्यादा वो। अब भाई इसने पैसिफिक कोस्ट ऑफ टोहोकू इन जापान, ठीक है, जापान में ये आया, ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक के नाम से इसे बोला गया, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक था अब तक का जापान का, जिसने पूरे के पूरे जापान को हिला दिया। इतना नुकसान, इतना डैमेज, इतना लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसने काफी ज्यादा नुकसान किया, जिसकी वजह से अब जब 9 इंटेंसिटी का अगर अर्थक्वेक आया, तो आपको क्या लगता है सुनामी नहीं आएगी? नहीं आएगी सुनामी आई। उसकी वेव्स की हाइट आप देखोगे 40.5 मीटर, और इसमें बेटा कम से कम 16,000 के राउंड ऑफ लोगों की डेथ हुई, कम से कम 3,000 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट को मतलब कम से कम 3,000 लोगों की रिपोर्ट लिखी गई, मिसिंग रिपोर्ट लिखी गई। तो आप ये सोचो, ठीक है, तो इसकी वजह से आप ये देखो कि मतलब कितना ज़्यादा बड़ा जो ये इंसिडेंट है, ये हमें देखने को मिलता है कि भाई एक अर्थक्वेक के आने से सुनामी, कितने लोगों की डेथ, कितने लोगों, मतलब इसने जापान को पूरा हिला दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो टोहोकू अर्थक्वेक था, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक था, जिसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया, काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इस टाइम ऐसा हुआ था बेटा कि जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स थे, उन्हें टेकन डाउन किया गया, जिससे 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो थे उनका एक्सप्लोजन हो गया ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इससे और कूलिंग सिस्टम इनका फेल हो गया। जो 20 किलोमीटर तक के जो एरिया में रेजिडेंट्स थे, वहाँ पर बेटा पावर प्लांट्स को एवोक्वेटेड हो गए वो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि कितना एक डिजास्टर पावरफुल हो सकता है। अर्थक्वेक से कहाँ बेटा सुनामी, कहाँ ये सारे सिचुएशन। तो बहुत सारे लाखों लोगों की इसमें डेथ हुई, बहुत सारी जो सिचुएशन है वो हमें देखने को मिली, हमें पता चला कि भाई कितना बुरा इम्पैक्ट इसका यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, अभी पेज आई गेस रिपीट हो गए बेटा, जस्ट अ मिनट। आई होप यहाँ तक आपको चीज समझ आ गई होगी और आपको ये चीज पता चल गई होगी कि कितना बुरा इम्पैक्ट होता है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है किसी भी डिजास्टर का। तो आई होप आपको नेचुरल डिजास्टर समझ आ गए, जो नेचुरली होते हैं। हमने फिर अर्थक्वेक को पढ़ा कि अर्थक्वेक क्या है, वाइब्रेशन, एपिसेंटर सब पढ़ा हमने, सुनामी पढ़ा, जापानीज वर्ड, हार्बर वेव्स, फिर हमने दोनों के एक एक एग्जाम्पल देखे। तो आई गेस आपको ये चीज बहुत ईजिली समझ में आ गई होगी कि भाई नेचुरल डिजास्टर क्या है। अब वी विल डिस्कस अबाउट मैन मेड डिजास्टर। डिजास्टर अकर ड्यू टू ह्यूमन एरर, हमारी गलती की वजह से, हमारी किसी भी मिस्टेक की वजह से अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए जो बहुत गलत हो, उसे हम कहते हैं डिजास्टर। ये इंटेंशनली भी हो सकती है या अनइंटेंशनली भी हो सकती है। गलती से कभी आप निकल रहे हो, एक माचिस की तिल्ली है या स्पार्क हो जाता है,
आपसे गलती से वो गिर जाती है, आप चले जाते हो, वो अनइंटेंशन था आपका, कोई उसमें इंटेंशन नहीं था, वो गलती से बस आपकी थोड़ी सी, आप ये कह सकते हो एरर की वजह से या गलती की वजह से या लापरवाही की वजह से उस स्पार्क से आग लग गई, तो वो अनइंटेंशनली था, ठीक है। लेकिन एक डिजास्टर है कि आप, एक सिचुएशन है कि आप जानबूझ के बॉम्ब एक्सप्लोजन कर रहे हो, टेररिज्म में इंक्लूड हो रहे हो, तो वो इंटेंशनली है, आपको पता है कि आप इससे लाखों लोगों को मारोगे, आपको पता है इससे लाखों लोगों की डेथ होगी, लॉस ऑफ लाइफ है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, लेकिन आप फिर भी उस चीज को कर रहे हो, तो वो आप जानबूझ के कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप जानबूझ के कर रहे हो। तो जो ये मैनमेड डिजास्टर है बेटा, ये इंटेंशनली भी हो सकता है और ये अनइंटेंशनली भी हो सकता है। तो ऐसे डिजास्टर जो ह्यूमन एरर या ह्यूमन की छोटी सी गलती, लापरवाही, कुछ भी कह लो, उसकी वजह से हो जाए, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिले, उसे हम कहते हैं बेटा मैन मेड डिजास्टर। उसे हम क्या कहते हैं? मैन मेड डिजास्टर। एग्जाम्पल भाई टेररिज्म है एक 26/11, ठीक है। दूसरा हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, अमेरिका ने जो बॉम्ब गिराए थे जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है बेटा एयर फ्लाइट क्रैश, ठीक है, मुंबई में 1 जनवरी 1978 को। भाई एक फ्लाइट है, ठीक है, एक फ्लाइट, ठीक है, एयर फ्लाइट बेटा 3 किलोमीटर ही चली थी, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, 3 किलोमीटर ही चली थी और वो क्रैश हो गई। रीजन क्या था? रीजन मैंने यहाँ लिख दिया गलती से, ये रहा रीजन इसका। रीजन ये कि पायलट की गलती थी और इस क्रैश में बेटा 213 लोगों की डेथ हुई। तो अगर मैं आपको बोलूं मैन मेड डिजास्टर होते क्यों हैं? ह्यूमन इग्नोर कर देता है, लापरवाही की वजह से 52% तक हो जाते हैं, अनअवेयरनेस, उन्हें पता ही नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो ये सिचुएशन हो जाएगी, 20% केस ऐसे देखने को मिलते हैं। इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। दूसरा केयरलेस, लापरवाही, हमें पता ही नहीं है, ऐसी यूं माचिस जलाई फेंक दिया, चले गए आगे, लग गई आग, तो केयरलेस, भाई उस चीज़ को डस्टबिन में डाल सकते हो, उस चीज़ को आप बाहर फेंक सकते हो, राइट। तो ये सब कुछ क्या है? इन सारी चीज़ों की वजह से मैन मेड डिजास्टर होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अ मैन मेड डिजास्टर। ये थी बेटा एयर इंडिया की वो फ्लाइट जिससे के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। ये बेटा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, यहाँ से ये चली थी बेटा, 3 किलोमीटर ही आगे आई थी, अरेबियन सी में जाकर ये क्रैश हो गई थी, ठीक है, अरेबियन सी में जाके ही ये क्रैश हो गई थी, आपको ये दिखेगा इस तरीके से, और बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ हुई। तो ये था वो इंसिडेंट जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। इसमें जब सारी रिपोर्ट तैयार की गई तो पता चला कि इसमें पायलट का एरर था, उसकी गलती की वजह से ये चीज़ हुई। सिर्फ 3 किलोमीटर ही वो लोग बैठ के चले होंगे, उन्हें फील भी नहीं हुआ होगा अभी तो कि हम एरोप्लेन में कहीं उड़ रहे हैं, इतने में वो क्रैश ही हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ, तो ये एक मैन मेड डिजास्टर में आएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद आता है कि भाई मैन मेड डिजास्टर में क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं इसके, है ना। ये हमने क्या बात करी मैन मेड डिजास्टर की बेटा, टाइप की, या फिर आप कह सकते हो किसी की बुक में काइंड भी लिखा होगा, तो कुछ भी आप मान सकते हो। क्या क्या है बेटा? ऑयल स्पिल हो गया, एरोप्लेन क्रैशेस, टेररिज्म, न्यूक्लियर डिजास्टर, वॉर वगैरह। वॉर वगैरह हम जानबूझ के, अगर 2 कंट्री में कोई लड़ाई हो रही है और पता है कि इससे लाखों लोग मर रहे हैं, वो एक डिजास्टर है, ठीक है। तो ये भी मैन मेड है, आपको पता है ना ये चीज़ हो रही है, आप रुक सकते हो बट नहीं रुकते लोग। केमिकल डिजास्टर, गैस लीकेज वगैरह हो गया, बिल्डिंग और ब्रिजेस का कोलैप्स हो गया, गिर गए भाई, पुअर कंस्ट्रक्शन, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन से बने थे, गिर गई वो बिल्डिंग, ठीक है, वो ब्रिज टूट गया, लाखों लोग उस ब्रिज पे थे, मर गए, डेथ हो गई, तो ये सब कुछ ह्यूमन की वजह से हुआ है। रोड एंड एयर एक्सीडेंट, ठीक है, रोड एंड एयर एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं, रेलवेज हो गया, ये सब कुछ क्या है बेटा? ये मैन मेड डिजास्टर के टाइप है, या फिर आप कह सकते हो मैन मेड डिजास्टर के काइंड्स है। चलो ये है, देखो सब कुछ यहाँ पे है, ऑयल स्पिल, लीकेज, टेररिज्म, बिल्डिंग्स का कोलैप्स, ये रोड एक्सीडेंट आप देख सकते हो कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, स्कूटी बेचारी बची ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। तो ये सब कुछ बेटा काइंड्स है। आगे हम देखते हैं वर्ल्ड, भाई सबसे बेकार चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था एक, ठीक है, 29 अप्रैल 1986 को एक मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हमें देखने को मिला था, एक मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हमें देखने को मिला था एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, ठीक है, एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, सोवियत यूनियन में, चेरनोबिल में, ठीक है। आज के टाइम में यूक्रेन में है, पहले वो सोवियत यूनियन का पार्ट था बट आज के टाइम वो यूक्रेन में है। क्योंकि आपको क्यों हुआ था ये, क्यों हुआ था ये भाई? बिकॉज ऑफ अ मेल्टडाउन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मेल्टडाउन की वजह से हुआ था। मेल्टडाउन कब होता है? व्हेन द कूलिंग सिस्टम ऑफ रिएक्टर फेल्स, जब उस रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और रेडियो एक्टिव कोर यूनिट हीट अप हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट देती है, तो
अप टू द मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा हीट देती है, तो उसके रिजल्ट में बेटा क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट इस वजह से हुआ था चेरनोबिल में, सबसे गंदा डिजास्टर था ये पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इसमें डजन ऑफ डेथ हुई थी। ठीक है, बहुत सारी डेथ हुई बेटा शुरू के कुछ दिनों में, फिर धीरे अब वो एटमॉस्फेयर में फैल गई है, तो शुरू के कुछ दिनों में डजन डेथ हुई। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा मंथ, फिर ईयर, तो कुछ मंथ बाद और लोगों की डेथ हो गई। लेकिन कुछ सालों बाद पता चला एटमॉस्फेयर में उस रेडियो एक्टिविटी के इंक्लूड होने की वजह से बेटा लोगों को कैंसर और भी बहुत सारी डिजीजेस देखने को मिल रही है, और वो उसी वजह से मिल रही है। तो ये बिलीव माना गया कि भाई उस रेडिएशन का इफेक्ट जो था, उस रेडिएशन जो रेडियो एक्टिविटी रिलीज हुई उसका इफेक्ट बेटा इतना ज़्यादा था कि आज मतलब 70 साल बाद भी उस जगह में भाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। आज जो चेरनोबिल है, ठीक है, वो बिल्कुल एक डेजर्ट की तरह दिखता है, एकदम खाली रेगिस्तान की तरह दिखता है। वहाँ पर भाई कोई एकदम लिटिल चांस है कि कोई वेजिटेशन ग्रो हो जाए। और वही चेरनोबिल इस रेडियो एक्टिविटी के रिलीज होने से पहले आप देखो, मानोगे नहीं, वो एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया था, बहुत अच्छी वेजिटेशन वहाँ हो सकती थी। लेकिन सिंपल सी बात है, इसके बाद वो बिल्कुल एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, और आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक लिटिल चांस है कि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई वेजिटेशन किया जाए। तो ये आपको पता चला होगा कि किस तरीके से एक छोटी गलती की वजह से ये चीज़ हो जाती है। देखो, ये है चेरनोबिल का वो नज़ारा, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, बिफोर, पहले ऐसा था, आफ्टर आज वो इतना बंजर हो गया। पहले ये था, देन ये हो गया, कितना ज़्यादा ख़राब हो गया। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर देखकर ही समझ में आ गई होगी। चलो अब एक इंडिया के एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। 2 और 3 ऑफ दिसंबर 1984 की बात है। एक पॉइजनस गैस, एक जहरीली गैस, ठीक है, मिथाइल आइसोनेट करके थी वो गैस, वो बेटा लीक हो जाती है। MIC उस गैस का नाम है, ठीक है, मिथाइल आइसोसोनेट। ठीक है भाई, वो गैस लीक हो जाती है। ठीक है, कहाँ लीक हो जाती है बेटा, एक पेस्टिसाइड प्लांट था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है, UCIL उस कंपनी का नाम था। MP गवर्नमेंट ने बेटा कंफर्म किया कि हाँ भाई 3787 डेथ हुई है इस गैस की लीक होने की वजह से, और 8000 से जो ज़्यादा लोग हैं वो 2 हफ्तों के अंदर उनकी डेथ हुई। फिर और 8000 लोग जो हैं वो बेटा इस गैस से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां थी उसके इम्पैक्ट में आ गए, उन्हें वो सारी डिजीजेज हो गई। तो आप समझ रहे हो, MP गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कंफर्म किया कि हाँ भाई 3000 समथिंग डेथ हुई है। फिर आगे 2 हफ्ते जब बीते तो वो भाई बढ़ गया, उन्होंने बोला 8000 डेथ हुई है। फिर आगे चल के पता चला कि इस गैस लीकेज की वजह से बहुत ज़्यादा गैस रिलेटेड डिजीजेज भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्रिमिनल केसेस वर फाइल्ड बाय द विक्टिम अगेंस्ट वॉरेन एंडरसन, CEO ऑफ यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। भाई ये जो CEO थे वॉरेन, ठीक है, इनके खिलाफ लोगों ने, जो विक्टिम्स थे, उन्होंने क्रिमिनल केसेस फाइल किए। लेकिन आज भी ये केसेस पेंडिंग ही पड़े हैं बेटा, कोई ऐसा उनको इंसाफ मिला नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पिक्चर हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, ये पिक्चर है, आप देख सकते हो भोपाल गैस ट्रेजेडी की। आगे चलते हैं। लोगों को इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या देखने को मिला। डेड बॉडीज को बेटा फेंक दिया गया नर्मदा रिवर में, इतनी सारी 8000 डेड बॉडीज है, कितनी जलाई जाएगी, 8000। ठीक है, तो बेटा उनको नर्मदा रिवर में फेंक दिया गया। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोप्सी रिवील्ड हो गई कि सिर्फ लंग्स को ही चेंज नहीं किया जा रहा, किडनी को फेल किया जा रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बेटा मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। लेबोरेटरी टेस्ट करवाए गए, सैंपल कलेक्ट करे फैक्ट्री के आसपास से, जिससे पता चले क्या गलती है, ब्रीथिंग सिस्टम इससे अफेक्ट हुआ। आओ इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इन पॉइंट्स को। इनिशियल इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर वर कफिंग, वॉमिटिंग, ठीक है, आई इरिटेशन एंड फीलिंग ऑफ सफोकेशन। अगर बात की जाए कि इनिशियल इफेक्ट क्या हुआ भाई, लोगों के ऊपर कफिंग हो गई, उनको वॉमिटिंग होने लग गई, आईज में इरिटेशन होने लगी, सफोकेशन जैसा फील होने लग गया। ठीक है, 1000 ऑफ पीपल स्कम्ड बाय द मॉर्निंग आवर्स आफ्टर द लीक इन नाइट। ठीक है, उनके मास फर्नल्स, मास क्रिमेशन, बॉडीज को बेटा नर्मदा, इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई कि बॉडीज को बेटा नर्मदा नदी में डंप करना पड़ा। ठीक है, कम से कम
उनको फेंका गया नर्मदा नदी में, क्योंकि जगह ही नहीं है, कैसे इतने सारे फर्नल्स किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट्स भाई रिवील की गई, जहाँ पे पता चला कि भाई सिर्फ लंग्स को ही नहीं बदला जा रहा। ठीक है भाई, बहुत सारी किडनी फेलियर के केसेस हमारे सामने आए, लेबोरेटरी टेस्ट किए गए सॉइल और वाटर के, ताकि पता चले कि भाई क्या सिचुएशन थी, कैसे हुआ। तो मतलब कि बहुत सारे इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें देखने को मिले। अब हम आते हैं बेटा हाइब्रिड डिजास्टर पे, कि हाइब्रिड डिजास्टर क्या होता है। बेटा डिजास्टर बोथ इन लिंक, ऐसे डिजास्टर तो दोनों की तरफ से होते हैं, नेचुरल भी और मैन मेड भी, दोनों का इंटरफेरेंस होता है, ह्यूमन का भी और नेचुरल इन्वायरमेंट का भी। यानी कि ह्यूमन का नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ जब इंटरफेरेंस होती है, इंटरफेयर होता है दोनों का एक दूसरे के साथ, तब हाइब्रिड डिजास्टर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि बेटा ट्रीज को अगर हम काटे जा रहे हैं, तो ये क्या है, ट्रीज को काटना क्या है, एक मैन मेड डिजास्टर है। सिंपल सी बात है, हम अपनी मर्जी से पेड़ों को काट रहे, पेड़ अपने आप तो उखड़ नहीं रहे हैं कि हम सालों से लगे हैं, अब हमारा उखड़ने का मन कर रहा है हम उखड़ जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ट्रीज को बेटा कटिंग डाउन किया जा रहा है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। अब लैंडस्लाइडिंग हमारे बस की नहीं है, ठीक है, उससे वो नेचुरल डिजास्टर है। आप काटते रहोगे, मिट्टी जाती जाएगी, बहती जाएगी, पेड़ों को काट रहे हो, खत्म कर रहे हो ग्रीन वेजिटेशन को, तो वो लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी, तो वो नेचुरल डिजास्टर है। मतलब किया हमने, उसका रिजल्ट ये आया। ठीक है, इसके अलावा बेटा इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है कि नेचर में जो एक आप कह सकते हो फ्रेश एयर है वो खत्म होते जा रही, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन मेड में आ गया, पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट अब बिल्कुल खराब होता जा रहा है, अब वो नेचर कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसा है कि रिसोर्सेज का हम एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज, हाई टेम्परेचर, देन एसिड रेन। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड डिजास्टर में बोलते हैं। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ठीक है, डैम्स को बना रहे हैं, अब इससे क्या हो रहा है, कभी भी वो डैम जो है बेटा फॉल्टी या पुअर कंस्ट्रक्शन से अगर वो डैम बनाया गया, जिस दिन वो टूटा, फ्लड जैसे सिचुएशन हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ड्रॉथ क्यों होगा, वाटर का ओवर कंजप्शन कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, फिर बारिश ही नहीं हो रही, आ ही नहीं रहा, सूख गया, तो ड्रॉथ आना वो एक नेचुरल कंडीशन। लेकिन ये सारे तो मैन मेड है, वाटर को हम सेव नहीं कर रहे हैं, ओवर कंज्यूम किए जा रहे हैं, ओवर कंजप्शन हो रहा है, वेस्टेज हो रही है वाटर की, बह रहा है पानी, बहने दो, पॉल्यूट कर रहा है, कूड़ा करकट लिया आसपास की नदी में गिर दिया, पॉल्यूशन। तो नदी को, पानी को वेस्ट हम कर रहे हैं, हर चीज हम कर रहे हैं। जब ड्रॉथ हो जाता है तो वो नेचर खेलता है हमारे साथ। फिर ऐसे ही लैंडस्लाइडिंग, डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइडिंग होती है बेटा। डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से फ्लड जैसे सिचुएशन हमें देखने को मिलते, कभी टूट जाए, फॉल्टी अगर कंस्ट्रक्ट किया गया हो तो। ठीक है, फिर फेमाइन, अकाल आ जाता है, अगर फसल खराब हो गई तो अकाल जैसी सिचुएशन, फेमाइन जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। केमिकल पॉइजनिंग, भाई फैक्ट्रियों से जो वो केमिकल पॉइजनिंग वाला जो कूड़ा करकट होता है, वेस्टेज होता है, वो हम नदियों में डाल देते हैं, ये खराब चीज़ है। अब फेमाइन मैम, क्रॉप फेलियर, क्यों भाई, हम ओवर यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड का। ठीक है, लैंड फर्टिलिटी है नहीं, उगाए जा रहे हैं, फॉल्टी एग्रीकल्चर मेथड को यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारी फसल बर्बाद हो गई। जब फसल बर्बाद हो गई तो उस जगह पे क्या आ गया, फेमाइन आ गया, तो वो एक नेचुरल डिजास्टर है। समझ रहे हो मेरी बात। हमने अपनी ज़मीन, हमारी ज़मीन जिसमें हमें पता है कि इससे ज़्यादा नहीं उग सकता, लैंड की फर्टिलिटी इतनी नहीं है, फिर भी हम वहाँ पे प्रोडक्शन करने की सोच रहे हैं, अच्छी फसल हो जाए, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही ओवर यूज़ कर दिया हमने पेस्टिसाइड का। फॉल्टी एग्रीकल्चर मेथड्स, गलत तरीके के एग्रीकल्चर मेथड्स को हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद हो गई, खाने को कुछ नहीं, तो वहाँ पर फेमाइन आ गया, यानी कि अकाल आ गया, खाने को कुछ नहीं बचा, तो वो एक नेचुरल डिजास्टर बन गया। तो इनको हम कहते हैं बेटा हाइब्रिड डिजास्टर, जिसमें मैन का भी इंटरफेयर हो और नेचर का भी इंटरफेयर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड डिजास्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जिस भी पॉइंट को मैंने आपको, जैसे मैंने आपको समझाया है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ लॉन्ग में लिखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो काइंड्स बता दिए, ये मैंने अभी आपको बताया, लैंडस्लाइडिंग, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको फेमाइन और क्रॉप फेलियर का बता दिया है, फिर मैंने आपको केमिकल पॉइजनिंग का बता दिया है। ठीक है, अर्थक्वेक वाला भी बता दिया है, या फ्लड वाला भी बता दिया है कि कंस्ट्रक्शन अगर डैम का अच्छा नहीं है, माइनिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो भी हमें अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये सारे काइंड्स हैं हाइब्रिड डिजास्टर की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फायर हजार्ड। भाई जितनी भी स्पार्क्स, जितनी भी आग से रिलेटेड चीज़ें आएंगी वो फायर हजार्ड में आएगी, जिसमें हमें आग से खतरे की बात की गई है। भाई ऑल टाइप ऑफ फ्लेम, causes of sparks, hot object and chemicals that have the capacity for ignition or that can aggravate a fire to become large and uncontrolled are called fire hazards। कलर चेंज कर लेते भैया।
ठीक है भाई, कोई भी ऐसी फ्लेम जिसमें इतना स्पार्क हो, या कोई भी ऐसा हॉट ऑब्जेक्ट, या कोई भी ऐसा केमिकल जिसके अंदर भाई ये कैपेसिटी हो बेटा कि वो एक क्या कर सकता है, एक फायर को जला सकता है, एक आग लगा सकता है एक लार्ज नंबर पे, या एक अनकंट्रोल ऐसी आग जो बिल्कुल अनकंट्रोल हो, उसे हम कहेंगे बेटा फायर हजार्ड। इसमें भी बेटा बहुत सारे लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, और ये भी खतरा है, ये भी एक थ्रेट है लोगों के लिए। ठीक है, क्या क्या मेजर्स होने चाहिए फायर सेफ्टी के लिए? भाई हमें सेफ्टी सिस्टम के नाम पे बेटा डिटेक्टर्स लगाने चाहिए। ठीक है, prime object of safety system are to detect, remove or reduce the risk of fire threatened by fire hazards। हमें सेफ्टी मेजर्स को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, आग लगने से रोकना चाहिए, और भाई रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ इफेक्ट ऑफ फायर आफ्टर इट स्टार्ट्स। भाई जब आग अगर लगी जाए तो वो बढ़े ना, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि वो फैले ना। ठीक है, और स्मोक डिटेक्टर्स का यूज़ करना चाहिए, घर में स्मोक डिटेक्टर्स लगाने चाहिए, ताकि अगर हल्का सा भी कुछ धुआं हो तो भाई वो स्मोक डिटेक्टर हमें बताए कि भाई ये वाला, ये जो डिज़ास्टर है ये होने वाला है, ये ट्रेजेडी होने वाली है, तो आप उससे बचो। तो इस तरीके से स्मोक डिटेक्टर का यूज़ करना चाहिए हमें। जैसा कि मैंने आपको बताया स्मोक डिटेक्टर्स आ गया, हर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, घर की एक लोकेशन पर लगाना चाहिए, जैसे किचन या बेडरूम के पास या फायर प्लेसेस के पास। ठीक है, ये होते हैं बेटा, ये होते हैं स्मोक डिटेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे इन तक धुआं पहुंचता ही अलार्म बजा देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि भैया आग लगने वाली है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्मोक डिटेक्टर्स का यूज करना चाहिए। प्रिवेंशन, फायर प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी अपनाओ भाई। ठीक है, फायर एक्सटिंक्शन होना चाहिए किचन के आसपास, चेक करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। भाई अपने बच्चों को सिखाना चाहिए सेफ्टी रूल्स के बारे में, कैसे मैच बॉक्स का यूज़ करना है, कितना उससे दूर रहना है, इलेक्ट्रिकल आउटलेट से कितना दूर रहना है, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ करना है, स्टोव के पास नहीं जाना है, केमिकल से दूर रहना है। तो ये सारी चीज़ें हमें उनको सिखानी चाहिए। ठीक है, तभी वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। और क्या होता है, ये देखो, ये सारी चीज़ है बेटा, ये सब कुछ स्टेप है, तो आप इन्हें यहाँ से पढ़ सकते हो कि कैसे भाई सारी चीज़ों को रोकना चाहिए, पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। बच्चों को बेटा मॉक ड्रिल्स वगैरह करवानी चाहिए कि कभी घर में ऐसे सिचुएशन हो जाए तो आपको कैसे बचना है, किस तरीके से यूज़ करना है, आग लग जाए तो कैसे खिड़कियों को खोलना है ना। स्मोक डिटेक्टर अगर बताए तो किस तरीके से करना है। कभी भी बेटा लाइटर्स, कैंडल या मैच स्टिक से बच्चों को सिखाना है कि भाई डोंट प्ले, है ना। मैच स्टिक्स को ऐसे खेलने में यूज़ मत करो, ऐसे ये सिगरेट्स, ये लाइटर्स, इन सब का ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको बेटा प्लान करवाओ, उनको बतानी चाहिए हमें ये सारी सिचुएशन। ठीक है, फैमिली फायर ड्रिल्स, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई इमरजेंसी नंबर पता होना चाहिए। भाई जो भी नियरेस्ट फायर डिपार्टमेंट है, जो भी नियरेस्ट फायर डिपार्टमेंट है बेटा, वहाँ का इमरजेंसी नंबर पता होना चाहिए, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो भाई उससे बचा जा सके। ठीक है, बच्चों को बताना चाहिए, उन्हें अंडरस्टैंड करवाना चाहिए क्या, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। अगर उनके कपड़ों पे कभी आग लग जाए तो उन्हें बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए, 3 स्टेप, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, और ये आपको भी पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा कैसे प्लान बनाना चाहिए कि अगर कभी आग लग जाए, है ना, तो हमें फैमिली के साथ किस तरीके से उस प्लेस से भागना चाहिए, किस तरीके से निकलना चाहिए। और कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फैमिली का मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा, घर के बाहर वो किस पॉइंट पर मिलने वाले होंगे, ताकि सारे एक साथ मिल सके। तो ये सारे पॉइंट बच्चों को बेटा बताने चाहिए, और उनकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए घर में मॉक ड्रिल के, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन आए। मतलब साल में 2 बार तो ऐसी मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करवानी चाहिए, ताकि भाई बच्चों को समझ में आए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो किस तरीके से निकलना है, बाहर जाकर किस पॉइंट पे मम्मी पापा मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है बेटा, इन्हें हमें पता करना है कि कैसे अपने नीज पर डाउन हो जाना है, हैंड्स को कैसे क्रॉल करना है। और ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ड्रिल वगैरह भी करो। सो रहे हो तो किस तरीके से, अगर कभी सो रहे हो और एकदम से स्मोक डिटेक्टर बज जाए तो हमें किस तरीके से भागना है, क्या करना है। स्मोक अलार्म बज जाए तो हमें किस तरीके से यूज़ करना है, उसे किस तरीके से निकलना है, ये सारी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप है, इस तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए, ऐसे मैपिंग करनी चाहिए कि बेटा अगर आग लगती है हम इस तरीके से भागेंगे, तो हमें ऐसे ऐसे ये सारी सिचुएशन हमें वी विल डिस्कस, है ना, हमें डिस्कस करना चाहिए, वी हैव टू डिस्कस। चलो अब आते हैं बेटा पोटेंशियल फायर हजार्ड्स। भाई क्या होता है ये, कीप एन आई,
हर चीज पर नजर रखो, अगर कुछ बना रहे हो, गैस स्टोव, प्लास्टिक, हर चीज पर नजर रखनी चाहिए, हमें एक आंख रखनी चाहिए। जहां से भी बेटा फायर हजार्ड आपको लगता है, जहां से भी लगता है कि भाई कुछ गलत हो सकता है, आपको हमेशा उस जगह नजर रखनी चाहिए। सिगरेट बट्स को बेटा फुल्ली ही एक्सटिंक्श कर देना चाहिए, बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए, उसको फेंकने से पहले, उसके ऐश को फेंकने से पहले उसको बिल्कुल बर्न कर देना चाहिए। फायर वर्क्स को बेटा अवॉइड करना चाहिए घर में, ठीक है। प्लान ऑफ बिल्डिंग मस्ट बी डिस्प्लेड एट अ प्लेस वेयर एवरीवन रिसाइडिंग इन द बिल्डिंग कैन गो थ्रू इट। डन। इसके बाद आगे क्या है, फायर सेफ्टी प्लान बेटा बच्चों के प्रेजेंस में या फिर जब पूरे फैमिली मेंबर हो तो उनके सामने बनाना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि अच्छा, याद भी रहे, अगर वो भूल भी जाए तो उन्हें याद भी रहे कि अरे हाँ मम्मा ने बताया था कि ऐसे आग लगेगी तो इस तरीके से भागना है। तो जो वो फायर सेफ्टी प्लान बनाया जाए वो सब घर में जब सब हो तो सबके सामने बनाया जाए, ठीक है। ड्यूरिंग अ फायर इमरजेंसी द फायर सेफ्टी प्लान शुड बी गिवन टू फायर ब्रिगेड फॉर प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव एक्शन। भाई जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाए, फायर इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए, तो जो हमने फायर सेफ्टी प्लान बनाया वो सबसे पहले हमें फायर ब्रिगेड को देना चाहिए, ताकि वो इफेक्टिव एक्शन ले सके, वो देख सके कि किस तरीके का आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी। फायर सेफ्टी प्लान स्ट्रक्चर को बनाना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, एक तो पहली चीज कि सब कंसर्न से बनाए, वो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग यूटिलिटी सर्विस की, भाई अगर कभी ऐसे सिचुएशन हो जाए तो हमें गैस को शट डाउन कर देना है, किस तरीके से स्टोव को बंद कर देना है। इसकी नॉलेज जो है बेटा, बार बार सेम चीज़ आ रही है कि भाई सारे रेजिडेंट्स को, रहने वाले घर को, स्टाफ को, फैमिली मेंबर, सबको पता होना चाहिए कहाँ से कैसे निकलना है, किस तरीके का पूरा प्लान है। डन। इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान किया होता है कि भाई रिपोर्ट कर दो सेल नंबर या फिर एक्सटेंशन नंबर पे, इमरजेंसी एग्जिट ले लेनी चाहिए तुरंत ही, एलिवेटर्स का उस टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए, पूरा जो हमने प्रोसीजर बनाया हुआ है उसको यूज़ करना चाहिए, असेंबली पॉइंट्स को याद करना चाहिए कि अच्छा ये पॉइंट्स बनाए थे तो इस तरीके से उन्हीं पॉइंट्स से हमें प्रोसीड करना चाहिए। तो ये कुछ प्लान्स हैं, जो भी सब कुछ बोला इसे कहते हैं बेटा प्लान, इस तरीके से कि कहाँ से निकलना है, क्या करना है, क्या एंट्रेंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं तो इसे आप इजीली यहाँ से देख सकते हो, देख रहे हो स्ट्रक्चर भी बना के मिल रहा है आपको। अब बेटा लास्ट टॉपिक आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरीके से, है ना, जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाता है इसे किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से भाई इससे बचा जाए। भाई जो डिजास्टर होते हैं बेटा, ये मिलियन ऑफ पीपल की डेथ लेते हैं वर्ल्ड में, आप देखोगे कि डिजास्टर किल मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, मिलियंस लोगों की डेथ होती है। हमारा इकोसिस्टम बेटा इससे आप कह सकते हो खराब होता है, हमारी अर्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो हमें ऐसे क्या वो इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज हैं या क्या ऐसी फोकस करने वाली चीज़ें जिससे हम इन डिज़ास्टर से बेटा क्या कर सके, डील कर सके व्हेन दे अकर, यानी कि जब ये आए तो हमें ऐसे कौन से स्टेप अपनाने चाहिए, ऐसे कौन से प्रिवेंशन करने चाहिए जिससे हम क्या कर सके बेटा, इनके साथ डील कर सके। चलो, disaster management is more comprehensive approach which can reduce the risk of impact and टॉल ऑफ डिजास्टर। तो अब तो आपको पता है कि भाई डिजास्टर, आज के टाइम की बात करें तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा टीम वर्क है जिसमें सोसाइटी का हर एक सेक्शन कोऑपरेट कर रहा है इस डिजास्टर मैनेजमेंट पे। बहुत हद तक अब हम डिजास्टर से बेटा ओवरकम कर पाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरी टीम होती है जो हमें बताती है कि कैसे उस रिस्क से हमें निकलना है, किस तरीके से उसे फेस करना है। तो अब हमें उसी के बारे में पढ़ना है, कैसे कैसे उस डिजास्टर मैनेजमेंट में हम भी एक रोल प्ले करते हैं। अगर कभी हमारे सामने कोई डिजास्टर अकर हो जाए तो हमें उस समय क्या एक्शन लेनी चाहिए। भाई अगर कोई भी डिजास्टर है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, लैंडस्लाइडिंग है, साइक्लोन है, कोई भी है, सबके कॉन्सिक्वेंसेस सेम ही होते हैं बेटा। लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, सारे कॉन्सिक्वेंसेस सेम होते हैं। लोगों की डेथ होती है, लोग इंजर्ड होते हैं, लोग अपने होम्स को खो देते हैं, है ना। तो पीपल डाई, गेट इंजर्ड और लॉस देयर होम्स एंड प्रॉपर्टी। और भाई वो किसी भी हालत में हो उन्हें उस समय सेफ शेल्टर्स में मूव करना चाहिए। वो ऐसे अगर अपने घर को बैठ के देख के रोएंगे यार मेरा घर टूट गया तो और दिक्कत हो जाएगी। तो उस समय सबसे मेन काम होता है कि चाहे आप इंजर्ड हो या आपको कितना भी बड़ा नुकसान हुआ है, अगर आप जिंदा हो, बच गए हो, तो आप किसी सेफ शेल्टर पे जाओ, मूव करो, फटाफट से जाओ। इसके अलावा भाई आपको और क्या करना चाहिए, अगर आपके आसपास कोई विक्टिम है,
ठीक है, उसको बेटा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना चाहिए, फूड और सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना चाहिए, प्रॉपर शेल्टर देना चाहिए, अगर आपके घर में जगह है तो उन्हें रहने के लिए जगह देनी चाहिए, रेस्क्यू करना चाहिए इंजर्ड और बरीड पीपल का। कई बार लोग जमीन के अंदर लैंडस्लाइडिंग के अंदर जो वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके अंदर दब जाते हैं, तो रेस्क्यू करना चाहिए, सर्च करना चाहिए, ठीक है, और लोगों को ढूंढना चाहिए, उनकी फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन वाली हेल्प करनी चाहिए, उन्हें सपोर्ट देना चाहिए बेटा, ताकि वो रिकवर कर सके। तो ये हमारे कॉमन मैन के कुछ रोल होते हैं जो हमें करने चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट का रोल क्या होता है भाई, चाहे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, डिजास्टर, हर किसी से भाई सिंपल बात है कि पुअर, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, सारे जो लोग हैं वो अफेक्ट होते हैं, बहुत सारी कंट्री में लोग अफेक्ट होते हैं। अब इस समय जो कोई भी डिजास्टर आए तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई, गवर्नमेंट को ये पता लगाना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के साथ कि भाई कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, वो जो डिजास्टर हुआ है उसका कॉज क्या था, वो जो ये प्रॉब्लम हुई है उसका रूट क्या था, कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई और अब कैसे उससे हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंडियन गवर्नमेंट अलॉन्ग विद यूएनडीपी के साथ मिलके इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम 2002 से लेके 2007 तक बेटा ये शुरू किया। ठीक है, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया गया कि किस तरीके से लोगों को या कम्युनिटी को इस लायक बनाना है, इस कैपेबल बनाना है, या कैसे लोगों के बीच अवेयरनेस को जनरेट करना है कि जब वो ऐसे हज़ार्ड्स या ऐसे डिज़ास्टर देखते हैं तो उन्हें ओवरकम कैसे करना है। ठीक है, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक स्पेशल ट्रेनिंग देता है। ठीक है, इसके अलावा एनडीएम नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो फ्रेमवर्क देता है। ठीक है, ताकि भाई किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, और ट्रेनिंग ऑफ इंजीनियर, मेसन्स, आर्किटेक्चर की भाई किस तरीके से बनाना चाहिए घर वगैरह। डिजास्टर मैनेजमेंट भाई स्कूल करिकुलम को भी देता है, सारे एजुकेशनल बोर्ड को एक प्लान देता है। भाई आप लोगों ने कभी स्कूल में देखा होगा मॉक ड्रिल्स वगैरह होती है, तो वो क्यों होती है, वो आप लोगों को प्रिपेयर किया जाता है कि कभी आप स्कूल में हो और अर्थक्वेक जैसे सिचुएशन आ जाए या आग लग जाए तो आपको किस तरीके से निकाला जाए। ठीक है, तो वो सब क्या है, ये गवर्नमेंट ही शुरू करती है, आपके स्कूल्स को बोलती है कि ऐसे भाई मॉक ड्रिल करवाओ, बच्चों को अवेयर करो, इसे भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह पढ़ाओ, डिजास्टर मैनेजमेंट को भी। आप क्यों पढ़ रहे हो ये चैप्टर, ताकि आपको ये सारी चीजें पता चले। ठीक है, इसलिए इसके अलावा भाई इसमें कुछ सेंसिंग जो सैटेलाइट्स होती हैं उनका भी रोल होता है बेटा। ये क्या होता है, रिमोट सेंसिंग इज अ साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि भाई बहुत दूर अगर कोई भी डिस्टेंस पे भी कोई ऑब्जेक्ट है तो भी उसकी सेंसेशन से पता चल जाता है। ठीक है, जैसे एरियल फोटोग्राफी एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वगैरह हो गई। ठीक है, इसमें जो ये सैटेलाइट होती है बेटा, ये अर्थ के ऑर्बिट पे डिफरेंट एल्टीट्यूड पर सेंसिंग करती हैं, जिससे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बेटा रिफ्लेक्ट होती है और पता चलता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, इनसे क्या होता है, इनसे अगर कोई डिजास्टर आने वाला होता है तो उसकी सेंसिंग हमें पता चल जाती है, वो रिवील कर देती है कि भैया आपका इन्वायरमेंट कितने ज़्यादा डिग्रेडेशन में, क्या क्या डिजास्टर वर्ल्ड के किसी भी पार्ट पर होने वाले हैं। ठीक है, तो इससे हम पहले से क्या रह सकते हैं, रेडी रह सकते हैं। इसके अलावा वाटर में कितने पॉल्यूटेंट्स हैं, या फ्लड कब तक आने वाली है, या क्या बर्निंग फायर के जो डिटेक्टर्स वगैरह हैं, इन सबको ये मॉनिटर भी करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट थ्रू RSS। ठीक है, जो ये रिमोट हमने बात की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की, इससे हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। अनप्लान्ड डिफॉरेस्टेशन कैन बी चेक प्रिवेंटेड। भाई अनप्लान्ड कोई डिफॉरेस्टेशन है उसे चेक किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन को चेक किया जा सकता है कि भाई वहाँ पे किस तरीके से क्या, भाई मान लो कोई प्लेस है वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ट्री को काटा जा रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, तो हमें पता चल सकता है कि भाई वो एरिया कहीं डेजर्ट में तो कन्वर्ट नहीं होने वाला, या कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर बेटा इस तरह की कोई गुंजाइश है कि उसे डेजर्ट से एक फर्टाइल एरिया बनाया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, फ्लड प्रोन एरियाज ये बेटा डिटेक्ट करते हैं और हमें पता चलता है टाइमली, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं कि उस एरिया में बेटा बाढ़ आने वाली है या उस एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो आप ये सब पढ़ सकते हो, नॉर्मल है ये सारी चीज़ें। ठीक है, बस दैट्स इट। तो ये हमें पढ़ना था आज के इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट मुझे बता सकते हो, और आपको लेक्चर कैसा लगा ये भी आप मुझे बता सकते हो, है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वन शॉट में, बाय बाय।